आइए शुरू करते हैं न्यूज पब का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा साउथ 24 परगना में हुबली नदी पर छाए दो जुड़वा बवंडरों की भी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में सागर द्वीप के पास हुगली नदी पर एक साथ दो बवंडर बनने की दुर्लभ और चौंकाने वाली मौसमी घटना सामने आई है। अचानक नदी के ऊपर दो विशाल भंवर छा गए। पहले सामान्य दिख रहे आसमान में इन जुड़वा बवंडरों के चलते काले बादल छा गए और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। स्थानीय लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए क्योंकि एक साथ दो बवंडर का बनना बेहद कम देखने को मिलता है। यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल की श्रेणियों में बहती गंगा में आज दो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाने की तस्वीरें देखने को मिली। मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए गोरखपुर से आए दो दर्शनार्थी गंगा स्नान के दौरान डूबने लगे। डूबते युवकों की चीख पुकार सुनकर घाट पर मौजूद नाविक बिना देर किए नाव उनके पास ले गए। नाविकों ने पहले दोनों श्रद्धालुओं के पास नाव से लकड़ी की लग्गी को फेंका, जिसकी मदद से दोनों को नाव पर चढ़ाया। नाविकों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसी के मद्देनजर जम्मू रेलवे स्टेशन पर व्यापक और सघन तलाशी अभियान चलाया। विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों की गहन जांच की गई। यात्रा से पहले कुलगाम पुलिस ने भी संवेदनशील इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और नाका चेकिंग तेज कर दी है। बालटाल और पहलगाम जाने के लिए यात्री जिस हाईवे का इस्तेमाल करेंगे, उसका एक बड़ा हिस्सा कुलगाम जिले में पड़ता है। यहाँ गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ लगातार हवाई निगरानी भी की जा रही है और K9 स्क्वाड के साथ साथ गाड़ियों की जांच करने वाली आधुनिक एक्सरे मशीनें भी तैनात की गई हैं। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के रहने वाले संदीप आर्य ने अब तक 6 बार सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक नई मिसाल कायम की है। उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करने का है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बनने की चाह रखने वाले संदीप ने लिगामेंट इंजरी के बाद योग को चुना। संदीप के लिए योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने की कला है। आज संदीप आर्य लाखों युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। संदीप अब पीएम मोदी के साथ सूर्य नमस्कार करने की इच्छा रखते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अरावली इलाके में वन्य जीवों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ तेंदुआ, हाइना जैसे अन्य वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अरावली में अब तेंदुओं की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है और वहीं हाइना की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। यहाँ ट्रैप कैमरे लगाकर वन्य जीवों पर नजर रखी जा रही है। अब यहाँ जल्द ही एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग सेंटर बनाने की तैयारी है। साथ ही सोहना में रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाने की तैयारी है, जहां घायल वन्य जीवों को बेहतर इलाज मिलेगा। अब बात मानसून की। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गुजरात में मानसून की एंट्री से पहले ही कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट आई। वहीं दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। कई दिनों तक लू जैसे हालात झेलने के बाद अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज से 21 जून के बीच रुक रुक कर बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। गुजरात में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य गुजरात के 62 तालुकाओं में जमकर बारिश हुई। इससे न सिर्फ मौसम सुहावना हुआ, बल्कि बारिश के सीजन का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। समंदर में उठती ये लहरें गुजरात के देवभूमि द्वारका की हैं।
द्वारका के समंदर में 12 से 15 फीट तक ऊंची उठती ये लहरें प्री मॉनसून की है, यानी समंदर की ये लहरें मॉनसून का आह्वान कर रही हैं। और प्रशासन का भी कहना है कि मॉनसून के दौरान समुद्र का मिजाज अचानक बदल सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मॉनसून से पहले की पहली फुहारों ने खेड़ा के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। खेड़ा जिले के कठलाल और महुदा इलाके के ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम को ठंडा कर दिया, बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी। खरीफ फसलों की बुआई का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं। गुजरात के ही जामनगर में भी बारिश ने सबको भिगो कर रख दिया। तपती गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ की पहली बारिश इतनी जोरदार हुई कि गली मोहल्लों में पानी भर गया। आमतौर पर गुजरात में 15 जून तक आधिकारिक तौर पर मानसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अल नीनो की असर के चलते इस बार अभी तक आधिकारिक तौर पर मानसून की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग का माने तो अगले 5 दिन तक आधिकारिक मानसून के किसी प्रकार के संकेत नहीं है। हालांकि मानसून महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है, लेकिन अभी भी गुजरात में आधिकारिक मानसून को लेकर इंतजार और भी अगले 5 दिन तक करना होगा। लेकिन इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के अलग अलग शहरों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। लेकिन 2 दिन से अगले 5 दिनों तक की अगर बात करें तो मात्र सूरत और वापी समेत जो दक्षिण गुजरात के हिस्से हैं वहाँ पे सामान्य बारिश होगी। लेकिन ये जो सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर के चलते होने के संकेत हैं। यानी आधिकारिक मानसून के लिए गुजरात को अभी भी अगले 5 दिनों का इंतज़ार करना होगा। इस बीच जो गुजरात के अंदर महत्तम टेम्परेचर की भी बात कर लें तो अहमदाबाद में लगातार 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 5 दिन तक किसी भी प्रकार की गर्मी से राहत के गुजरात में संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, पंचमहाल, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, मेहसाणा, भरूच समेत कुछ और जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। का जो फोरकास्ट दिया गया है 18 से लेकर 24 जून तक, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा गुजरात रीजन और सौराष्ट्र को दोनों रीजन में ही वो अगले 3 दिन तक। आज जो थंडरस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया गया है, बिजली गिरने के साथ मेघ गर्जना भी रहेगा और जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने का भी संभावना है। और कल से हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है, कोई वार्निंग नहीं है। आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। कोस्टल क्षेत्र में अभी जो पवन का दिशा है दोनों क्षेत्रों में, उत्तर और दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है इसमें मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है। जो स्पीड है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 15 से 20 नॉट, गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 25 नॉट होने का संभावना है। इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन थंडर शॉवर की भी संभावना है। वहीं अगले कुछ दिन ऐसा ही माहौल रहने की संभावना है। दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट बने रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी बारिश और तूफान तो कभी आसमान में बादलों की आवाजाही से गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो 21 जून को लू चलने की संभावना है।
ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ सकता है। देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है उमस की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है लगातार बारिश देखी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। आज तापमान में हालांकि कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है सक्रिय है, जिसका असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया है कि जो बारिश है वो हल्की बारिश जो है वो भी देखी जा सकती है। उसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लेकिन इस वक्त की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो मौसम एकदम साफ नजर आएगा। बीच बीच में धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। इस तरीके से जो हालात है वो इस वक्त के बने हुए हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से अभी राहत यहाँ पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पे 3 दिन तक कुछ इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। तो वहीं मानसून भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि वहां पर अच्छी खासी बारिश जो है, मानसूनी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। और उसी के लिए पूरे चाहे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, वहां पर लगातार जो है ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसके साथ ही दक्षिण हिस्से से मानसून की जो शुरुआत हुई थी और वो अब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसका असर जो है वो भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मौसम अलग अलग राज्यों पे इस वक्त बना हुआ है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो अभी तापमान बढ़े हुए हैं, लेकिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि जून के तीसरे हफ्ते में भी मॉनसून देश के बड़े हिस्सों को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मॉनसूनी बादल नहीं हैं। मॉनसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। लेकिन इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। लिहाजा 22 जून से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का न बनना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से ये तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह, जामनगर से ब्रिजेश दोषी और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 118वां स्थान मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल टेस्ट हुआ है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर भारत के सबसे अच्छे एजुकेशन और रिसर्च संस्थान के तौर पर अपनी जगह बना ली है। आज जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए विश्व स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया। संस्थान ने 123वीं रैंक से लंबी छलांग लगाकर 118वीं ग्लोबल रैंक हासिल की। ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 118वीं रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसी भी भारतीय संस्थान के अब तक हासिल की गई सबसे ऊंची ग्लोबल रैंक की बराबरी भी कर ली है। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया जाएगा।
अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम डालना पड़ता था और कई बार इसमें कई दिन या हफ्तों का समय लग जाता है। लेकिन नए सिस्टम में ये प्रक्रिया लगभग तुरंत पूरी हो सकेगी। हालांकि निकासी के नियम और लिमिट मौजूदा शर्तों के अनुसार ही रहेंगे। जैसे रिटायरमेंट या बेरोजगारी पर ही पूरा पीएफ निकाला जा सकेगा। माना जा रहा है कि जून के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकलना शुरू हो सकता है। रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में अपने एडवांस्ड गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। ये एक वाहन पर लगाया जाने वाला 120 mm का भारी मोर्टार है जो तेजी से आगे बढ़कर हमला करने और तुरंत दूसरी जगह पर जाने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मोर्टार सिस्टम की तुलना में ये ज्यादा सटीक, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित है। ये सिस्टम भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग मिल गया है। गांव को मिले इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में बेहद खुशी है। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहाँ के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब जीआई टैग मिलने से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों की कला को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में नया सेल्स आउटलेट शुरू किया है। ये सेल्स आउटलेट उम्मीद स्कीम के तहत शुरू हुआ है। कश्मीर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं, मिशन और अभियानों में ये सेल्स आउटलेट एक ऐसी पहल है जो हीरानगर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर साबित होगी। अब कोयला खदानों में नहीं फंसेंगे मजदूर। जी हाँ, कोयलांचल की पहचान सिर्फ कोयला उत्पादन तक ही सीमित नहीं, बल्कि खनन टेक्निक और सुरक्षा से जुड़े नवाचारों में भी धनबाद अलग पहचान रखता है। आज हम आपको एक ऐसी ही ऐतिहासिक मशीन के बारे में बताएंगे जो ब्रिटिश शासनकाल की धरोहर होने के बावजूद आज भी अंडरग्राउंड माइंस में सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है। धनबाद का IIT ISM अब इस डिवाइस में आधुनिक वाल्व सिस्टम जोड़ने के साथ साथ डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर इसे ऑटोमेटिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। धनबाद के IIT ISM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की लैब में रखी ये डिवाइस सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि खनन इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। ब्रिटिश शासनकाल में इसे ISM को गिफ्ट के रूप में दिया गया था, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी इसकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है। बहुत दिनों तक ये जो आप मशीन देख रहे हो उसका ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था, शोध के लिए भी उन्होंने काम किया। तो जाते जाते उन्होंने हमें ये यहाँ पे गिफ्ट में देकर चले गए ताकि हम अब इसमें हम अपना शोध कर सकें। अंडरग्राउंड माइनिंग दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे कार्यों में से एक है। जब अंडरग्राउंड खदानों से कोयला या दूसरे खनिज निकाले जाते हैं तो उस स्थान की छत यानी रूफ कमजोर हो जाती है। लिहाजा अगर समय पर उसे सहारा नहीं दिया जाए तो कभी भी रूफ फॉल हो सकता है, जिससे खदान में काम कर रहे श्रमिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी खतरे को कम करने के लिए हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं या मेटल माइंस में, वहाँ हमें एक मैंडेटरी जो रेगुलेशन है कि हमें वहाँ के रूफ को सपोर्ट करना है। तो रूफ सपोर्ट करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें आपका होता है रूफ बोल्टिंग, जिसमें ड्रिल करके हम उसको हैंग करके रखते हैं। उसी तरीके में एक और तरीका है ये पावर रूफ सपोर्ट। इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक फ्लूइड से एक कैनोपी लगा रहता है, कैनोपी ऊपर की तरफ उठती है पावर सपोर्ट से और इसको छत को सपोर्ट करती है, जो माइनिंग खनन के टाइम में निकाली जाती है। तो इसका काफ़ी माइनिंग्स में यूज़ हो रहा है, बहुत सारे अंडरग्राउंड कोल माइंस में इसका यूज़ होता है, लेकिन इसका लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से यूज़ होता है अभी।
IIT ISM के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार बताते हैं कि जैसे ही खदान में किसी हिस्से से कोयला निकाल लिया जाता है, वहां खाली जगह बन जाती है। लिहाजा उस खाली स्थान की छत को सहारा देने के लिए इस डिवाइस को लगाया जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर्ड रूफ सपोर्ट, हाइड्रोलिक पावर्ड रूफ सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि कोयला के खनन के बाद जो जगह खाली रह जाती है, जैसे अंडरग्राउंड जो कोल माइंस होता है, ज़मीन के नीचे में जहाँ पे खनन होती है, तो जब कोयला निकल जाने के बाद हमको उसको सपोर्ट भी करना रहता है ताकि वो गिरे नहीं। तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोलिक पावर्ड रूफ सपोर्ट। ये जो मशीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमें ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट में दिया था, ऐड में दिया था। इसको अभी हम अपने तरीके से मॉडिफाई करके इसको प्रयोग में लाने वाले हैं, जिस पे हम लोग अभी शोध करेंगे। समय के साथ तकनीक बदल रही है और अब IIT ISM इस ऐतिहासिक मशीन को नई पहचान देने की तैयारी में जुटा है। संस्थान इस डिवाइस में आधुनिक वाल्व सिस्टम जोड़ने के साथ साथ डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर इसे ऑटोमेटिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। नई तकनीक जुड़ने के बाद इससे न केवल सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि श्रमिकों के लिए काम करना भी अधिक सुरक्षित और आसान होगा। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि आज जब माइनिंग सेक्टर में ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है, तो ऐसे समय में ब्रिटिश काल की इस मशीन को अपडेट करना खनन सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ये पहल न केवल एक ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करेगी, बल्कि आने वाले समय में सुरक्षित और स्मार्ट माइनिंग के लिए भी नई राह खोलेगी। धनबाद से सितुन मोडक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कच्चे तेल की कीमतें कम होने और वेस्ट एशिया में तनाव घटने से कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 254 अंकों की बढ़त के साथ 77,409 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ 24,168 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 960 रुपए गिरकर 1,53,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,660 रुपए से गिरकर 2,48,740 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनने के कारण 18 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.36 के स्तर पर बंद हुआ। उस पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हिल स्टेशन शिमला की। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शिमला का रुख कर रहे हैं। इस वजह से वहां सैलानियों का जमघट लगा हुआ है। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होने से बड़ी तादाद में लोग शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों की संख्या बढ़ने से हाईवे और लिंक रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शिमला सिटी को 5 सेक्टर में बांट दिया है, ताकि ट्रैफिक पर बेहतर तरीके से संभाला जा सके। शहर की पुलिस का अनुमान है कि 1 मई से 15 जून तक 45 दिनों में शिमला में लगभग 15 लाख वाहनों ने प्रवेश किया। शिमला में पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। शिमला में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त फोर्स, बाइक सवार पुलिसकर्मी, कड़ी निगरानी, वैकल्पिक रास्ते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। कुफरी, नारकंडा, थियोग और किन्नौर जाने वाले यात्रियों को शोघी मेहली बाईपास रूट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इस रूट के इस्तेमाल से शिमला शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होता है और यात्रा का समय भी बचता है। इसके साथ ही शिमला पुलिस पर्यटकों और आम जनता को ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता और जानकारी वाले वीडियो भी शेयर कर रही है। शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
तय पार्किंग जगहों का इस्तेमाल करें। शिमला ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर हिल स्टेशन में पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए ट्रैफिक को संभालना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शिमला में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। दिन में तो थोड़ा सनी है, लेकिन शाम तक बहुत चिली सा वेदर हो जाता है, तो अच्छा है, बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है। मेरा जो होम टाउन है दार्जिलिंग से बहुत पास है, तो वहाँ पे भी मॉल रोड में बचपन से मैं लाइक घूमता रहता हूँ ऐसे। बट यहाँ पे इट्स मोर बिगर, इट्स मोर लाइक या सीन एक दार्जिलिंग का भी सीन बहुत अच्छा है, बट ये अलग सा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड क्लीन है, बहुत क्लीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग थैंकफुली वीकडे में आए तो थोड़ा सा कम था एंड हम लोग बहुत सुबह निकल गए थे 6 बजे अराउंड। एंड वीकेंड में इट्स रियली बैड, मैं सुना हूँ मेरे फ्रेंड्स से बहुत बुरा है। बट अगर एंड स्पेशली अभी सिंस समर सीजन चल रहा है तो इट्स लाइक टॉप सीज़न, सब लोग प्लेन से आ रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली। तो अगर किसी को आना है शिमला तो ऑफ कोर्स वीकडेज में आइए, वीकेंड्स तो छोड़ दीजिए, नहीं तो ऑफ सीज़न में भी थोड़ा जब टाइम होता है इट्स अ बेटर टाइम। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, हम इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम मैंने। हाँ जी, पहाड़ों का तो मज़ा अलग ही है, और ये छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो सभी अपना अपना टाइम निकाल के दिल्ली एनसीआर से तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। मसूरी भी है एक ऑप्शन, लेकिन हमने शिमला को चूज़ किया है। अच्छा, शिमला क्यों आपने चूज़ किया? क्योंकि मैं आ गया था और मैंने अपनी मिसेज को बता दिया कि यहाँ वेदर अच्छा है, और तो फिर ये जिद करके ले ही आई मुझे यहाँ पे। देखो पैसा तो फिर भी कमा लोगे, लेकिन पैसा कम खर्च करोगे तभी कमा पाओगे। तो मेरा तो यही मैसेज है कि एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि खुशी तो कभी कभी मिलती है और उसको एंजॉय मतलब हमेशा करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ तो बहुत गर्मी इस टाइम पे झज्जर में तो, और यही सोच के आए थे कि थोड़े दिन कुछ माइंड फ्रेश करके जाएंगे, तो इसलिए आए थे। हाँ जी, कैसा लग रहा है शिमला में? फैमिली बहुत के साथ अच्छा, आए? ये रही मेरी फैमिली बहुत अच्छा लग रहा है। रील्स देख के सभी ये कह रहे कि बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम निकालो और बच्चों को लेके आओ। हम लेके नहीं आए, हम सोच रहे लेके आना था उनको भी, तो बच्चों को भी साथ में लेके आओ, खूब इंजॉय करो। वेदर कुल मिला के अच्छा है शिमला का, और जहाँ पे टूरिस्ट की बात करें, टूरिस्ट एक्सपेक्ट करके यही आता है, क्योंकि टूरिस्ट को भी पता है कि अगर आप जून में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्नो नहीं मिलेगी। बट ये होगा कि आपका गुड़गांव एनसीआर का कंपैरिजन में देखोगे तो वहाँ का वेदर आपको अच्छा मिलेगा, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। आप पूरे साल काम करते हो तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप फैमिली को टाइम दे रहे हो तो क्वालिटी टाइम आपका स्पेंड होगा फैमिली के साथ, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैंने जो ट्रैफिक देखा, मुझे शिमला में तो इतना ट्रैफिक नहीं मिला। जब मैं कंपैरिजन करूँ इससे ज़्यादा तो मैं गुड़गांव से अपने घर से अपने ऑफिस जाता था, वहाँ मुझे ज़्यादा ट्रैफिक। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बात धौलपुर के उस बेटे की जिस पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि हिम्मत और हौसला हो तो तरक्की के आगे कोई रोड़ा नहीं बन सकता। गरीबी में पैदा हुए एक हलवाई के बेटे रजत बघेल ने विपरीत परिस्थितियों और तमाम अड़चनों के बावजूद हौसले से उड़ान भर अंडर 19 भारतीय क्रिकेट वनडे टीम में जगह बनाई है। बचपन से ही दृढ़ आत्मविश्वास और सतत लगन के सहारे रजत बघेल अब श्रीलंका जाकर चंबल का नाम रोशन करेंगे। राजस्थान का धौलपुर जिला और वहां का बाड़ी, एक छोटा सा कस्बा। बाड़ी में रहने वाले एक हलवाई के घर इन दिनों उत्सव का माहौल है। वजह है यहाँ का बेटा रजत बघेल, जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बना ली है। रजत 6 जुलाई से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे में वनडे मुकाबला खेलेंगे। अंडर 19 क्रिकेट टीम में उनके चयन की खबर आई है। पूरा धौलपुर जिला खुशी से झूम उठा। जिले भर में खुशी का माहौल है। घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया और उनका जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। छोटे शहर से राष्ट्रीय स्तर तक का रजत का सफर मेहनत, समर्पण और जुनून की मिसाल है। खुद रजत अपने चयन को अपने जीवन का सपना पूरा होने जैसा बताते हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बता नहीं सकता। और ऐसा है कि सपोर्ट पूरा था घर वालों का, बस जी पसंद है खेलना।
मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। इससे पहले मैं विजय मर्चेंट ट्रॉफी और अंडर 19 कूच बिहार वीनू मंकड और अंडर 23 कॉल सी के नायडू ट्रॉफी खेला हूँ। और पिछले रिसेंटली 3 साल से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंडिया का एनसीए कैंप है वो कर रहा हूँ। रजत के पिता भगवान बघेल बाड़ी में हलवाई का काम करते थे। 2007 में एक्सीडेंट होने से घर के पालन पोषण की जिम्मेदारी धौलपुर में रहने वाली शिक्षक बुआ पर आ गई। पिता का ठीक होने के बाद हलवाई का काम शुरू करने के बाद भी रजत अपनी बुआ के पास ही रहे। आज धौलपुर और बाड़ी का नाम रोशन करने वाले पिता को तो खुशी है ही, रजत का बेटे की तरह पालन पोषण करने वाली बुआ भी उत्साह से झूम रही है, क्योंकि रजत बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था और आज उसका सपना पूरा हुआ है। बुआ जी हैं, उनके कोच हैं। टाइम पे हम कोचिंग की भी फीस नहीं दे पाते थे, उसके लिए सामग्री भी नहीं कर पाते इकट्ठी, मगर ये सब छोटे मिलजुल के पूरे परिवार ने उसका सहयोग किया है। ये सब परमात्मा की लीला है भाई। हाँ, कोई सोचता है कि हमारा बच्चा आगे चल के, हम तुम तो सब प्रयास ही तो कर रहे हैं, ये तो सब ऊपर वाले की लीला है। 5 साल का था साहब, ये मान लो मैं कहीं ले जाती तो लोग बच्चे छोटे छोटे खाने की चीजें मांगते, खिलौने मांगते, वो केवल बॉल और बल्ला मांगता। मैं उसे कहती भी कि तुझे कुछ और नहीं दिलाऊं, कि हाँ मत दिलाना, मुझे बस बॉल और बल्ला ही चाहिए। और उसने अपना 100% खेल को ही दिया है। खेलने का उसके ऊपर एक जुनून ऐसा सवार है, बस खेलने के प्रति पूरी तरीके से वो डेडिकेट है। और हमने तो खैर क्या ही मदद की है, उसके खेल ने ही उसको अपनी प्रतिभा की ओर ले गया है, वो अपने खेल की तरह से। बुजुर्ग दादा दादी रजत को दुआएं दे रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया खेले और भारत का नाम रोशन करे। बहुत बढ़िया देश के लिए खेले, हमारे बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये तस्वीरें से हम यही लाए हैं। हाँ, पेटा लाए, बहुत पेटा बहुत लाए। रजत की सफलता के पीछे उनके बड़े भाई पौरुष बघेल का भी बड़ा हाथ रहा है, जो उनकी हर संभव मदद करते हैं। रजत ने अंडर 16 विजय मर्चेंट टूर्नामेंट में 2 तिहरे शतक जड़कर अपनी पहचान बनाई। उनका लगातार शानदार प्रदर्शन ही उनके चयन की वजह बना है। रजत के अंडर 19 में सिलेक्शन को धौलपुर के लोग गौरव का क्षण मानते हैं। रजत का चयन धौलपुर क्रिकेट इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जाहिर है, रजत की ये उपलब्धि युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी की वजह से जल्द शुरू हो सकता है अगले साल आईपीएल। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। बीसीसीआई अगले साल से आईपीएल का सीजन समय से पहले शुरू करवाने पर विचार कर रहा है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकैया ने बताया कि देश के अधिकांश हिस्सों में मई में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचने के लिए आईपीएल को अगले साल से 10 मार्च से 15 मई तक आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए मैचों की संख्या 74 ही रहेगी और इसे बढ़ाकर 94 नहीं किया जाएगा। भारत की T20 टीम में डेब्यू के लिए तैयार वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके माता पिता भी इस महीने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। बीसीसीआई के इस फैसले के बारे में बोर्ड के सचिव देवजीत सैकैया ने कहा कि 15 साल के बच्चे को सीनियर टीम में आसानी से ढलने की सहूलियत देना जरूरी है। भारतीय T20 टीम में पहली बार जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को 7 मैचों के लिए चुना गया है। इनमें 2 मैच आयरलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे और 5 मैच इंग्लैंड के खिलाफ होंगे। भारत ने बृहस्पतिवार को वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप में दबदबा बनाते हुए गत चैंपियन चीन को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने 7 साल पहले म्यांमार में चैंपियनशिप जीती थी और अब शनिवार सुबह को होने वाले फाइनल में उसका सामना मेजबान चीन ए और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। युगल मुकाबले में थोड़ी परेशानी के बावजूद पंकज अडवाणी और आदित्य मेहता जीत गए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।